सऊदी में एक मुस्लिम लड़का टैक्सी ड्राइवर था। मुझे कहीं भी जाना होता था तो मैं उस लड़के को ही फोन करती थी। एक रात घर जाने के लिए मुझे कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी तो मैंने वही मुस्लिम लड़के को फोन किया और वह तुरंत आ गया। रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और मैंने उस मुस्लिम लड़के को घर बुला लिया। मैंने जैसे ही घर का दरवाजा बंद किया, उस मुस्लिम लड़के ने मेरे साथ ऐसा काम किया कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि गैर मर्द और गैर औरत अगर अकेले में हो तो उनके बीच तीसरा सिर्फ और सिर्फ शैतान ही होता है। और यह बात बिल्कुल सच है। एक गैर मर्द के साथ ऐसे ही लम्हा जब मेरी जिंदगी में आया तो सब कुछ खत्म हो गया। मेरा दुनिया को देखने का जो नजरिया था वह बदल गया था और उसके बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। बारिश ऐसे हो रही थी कि सामने का रोड भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि किसी भी तरह मुझे घर पहुंचा दो। हम जहां मौजूद थे वहां से मेरा घर काफी दूर था और खराब मौसम को देखते हुए मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। टैक्सी ड्राइवर शायद बहुत ही भला इंसान था। उसने कहा, मैडम आप फिक्र ना करें, आपको आपके घर पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। उसने आगे की मिरर से एक नजर मुझ पर डाली और हम दोनों की नजरें मिलते ही उसने अपनी नजर बदल दी थी। मैं दिल ही दिल में प्रार्थना कर रही थी कि रात के समय आराम से अपने घर पहुंच जाऊं। मैं पिछले 2 घंटे से अपने ऑफिस के बाहर खड़ी हुई थी, लेकिन कोई भी टैक्सी ड्राइवर मुझे मेरे घर वाले रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी और मौसम का कोई भरोसा नहीं था। रात भी काफी हो चुकी थी और इसी बात ने मुझे पूरी तरह परेशान कर दिया था। मजबूरन मैंने अपने मोबाइल से एक टैक्सी ड्राइवर का नंबर मिलाया जो एक मुस्लिम लड़का था। जब भी मुझे कहीं जाना होता तो मैं उसे फोन करके अपने घर बुला लिया करती थी और मुझे जहाँ जाना होता था वहाँ सस्ते दामों में पहुँचा दिया करता था। अब मेरे पास घर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था तो मैंने परेशान होकर उसे फोन लगाया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस मौसम में भी मेरे एक फोन पर चला आएगा। उसने कहा, आप 15 मिनट इंतजार करें, मैं अपने घर पर हूँ और बस आपके पास आने के लिए निकल रहा हूँ। मैं वाकई बहुत ज्यादा हैरान थी। एक शख्स जो इतनी खराब मौसम में सुकून से अपने घर पे है, वो मेरे लिए अपना सुकून छोड़कर क्यों आ रहा है। इतनी ठंडी बारिश में खड़ा रहना भी मेरे लिए दूभर होता जा रहा था, लेकिन मजबूरी थी। मुझे 15 मिनट इंतजार करना था। लगभग 20 मिनट के बाद वह पहुंच गया था। उसे देखकर मेरी जान में जान आई थी। टैक्सी में बैठते ही मैंने सबसे पहले उसका शुक्रिया अदा किया कि वह मेरी एक कॉल पे चला आया। वो कहने लगा कि उसे मेरी मदद करके खुशी होगी। मैं थोड़ी देर आंखें बंद करके टैक्सी में बैठी रही। फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैं उसे देखते ही रह गई। वो बड़ी मुश्किल से इतनी तेज बारिश में टैक्सी चला रहा था। न जाने क्यों वह मेरी एक कॉल पे चला आया, जबकि हमारे बीच किराए की भी कोई बात नहीं हुई थी। यह सवाल मेरे दिमाग में अटक गया था और मैं इसी सवाल के जवाब की खोज में उसका चेहरा देख रही थी। आज से पहले भी कई बार मैंने इसी टैक्सी ड्राइवर को अपने घर बुलाया था। मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक था। जब भी कहीं जाना होता तो मैं इसी टैक्सी ड्राइवर को फोन कर देती थी। वह अच्छा इंसान था जो आराम से मेरे बताए पते पर मुझे ले जाया करता था। उसकी यही आदत मुझे पसंद थी, इसलिए मैं उसे ही बुलाना सही समझती थी। लेकिन आज वो जिस हालत में मेरे पास आया था, मेरे लिए वह आश्चर्य की बात थी। 15 मिनट का सफर 35 मिनट में तय करके आखिर उसने मुझे मेरे अपार्टमेंट तक पहुंचा ही दिया था। बारिश बहुत तेज हो रही थी और अब तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि तूफानी हवाओं की वजह से पेड़ पौधे पूरी तरह लहरा रहे थे। वो मुझे छोड़कर वापस जाने के लिए पलटा तो मैंने उसे रोक लिया। वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। चौंक कर मेरी तरफ देखा, क्योंकि मैं उसे किराया भी दे चुकी थी। मैंने मुस्कुराकर कहा कि इतनी तेज बारिश है और शायद तुम्हारी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही, इसलिए आज रात तुम मेरे घर पे रुक जाओ। उसने बहुत ही अजीब नजरों से सर से पैर तक मुझे देखा और अचानक ही ऐसा सवाल किया जिसकी उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। वह पूछ रहा था कि तुम्हारे घर में और कौन रहता है। उसके सवाल पर मैंने उसे गौर से देखा। मेरे घर में तो मैं अकेले ही रहती हूँ। यह छोटा सा किराए का घर था जिसमें एक ही कमरा था। मैंने उसे कहा कि तुम बेफिक्र होकर आ जाओ, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। न जाने वो मुझे देखते हुए क्या सोचने लगा। वो अपनी गाड़ी बंद करके उतर आया और मेरे पीछे पीछे चल दिया।
मेरा रूम 14वीं मंजिल पे था। हम दोनों लिफ्ट में गए और सीधा रूम में आ गए। रूम में आकर मैंने उसे बैठने के लिए कुर्सी दी और दरवाजा बंद करके हीटर ऑन कर दिया। रूम छोटा था इसलिए तुरंत ही गर्म हो गया। मेरे कपड़े बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे और मुझे हद से ज्यादा ठंड लग रही थी। वो मुस्लिम लड़का सर झुकाए बैठा था जैसे किसी गहरी सोच में हो। फिर अचानक ही हम दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप कांप उठेंगे। 2 घंटे वो मेरे साथ रूम में रहा और उसके बाद वह मुझ पर चादर डालता हुआ मुझे छोड़कर रूम से निकल गया। लेकिन यह 2 घंटे मेरी पूरी जिंदगी को बदल चुके थे। मैं बिस्तर पे लेटी बहुत रो रही थी। जो कुछ भी हुआ वह पूरी तरह गलत था और इसीलिए मैं टूट गई थी। मेरे कपड़े बिस्तर से नीचे पड़े हुए थे। मैं चादर में लिपटी हुई थी और अपना सब कुछ गवा चुकी थी। ऐसे ही रोते रोते सुबह हो गई थी, लेकिन बारिश अभी भी वैसे ही आ रही थी। मैं खिड़की की तरफ देखते हुए अपना गुजरा हुआ वक्त याद करने लगी, जो कि बहुत ही मुश्किल था। बीती हुई रात ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। मेरा नाम रीना था और मेरा संबंध आगरा से था। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मुझे अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और पैसे की भी कोई कमी नहीं थी और इसी बात ने मुझे घमंडी बना दिया था। मैं सिर्फ 14 साल की थी और 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। तभी मुझे मेरी क्लास के एक मुस्लिम लड़के से मोहब्बत हो गई। वो बहुत ही अच्छा लड़का था, सबसे अच्छी बात करता था, सबकी मदद करता था। क्लास की दूसरी लड़कियों की तरह वो मुझसे बहुत अच्छा बर्ताव करता था और कभी भी हिंदू और मुस्लिम का फर्क न जताता था। धीरे धीरे मुझे उससे मोहब्बत होने लगी। फिर एक दिन मैंने उसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और हमारी मोहब्बत का सिलसिला शुरू हुआ। दिन ऐसे ही महीनों में बदलते रहे और हम मोहब्बत के नाम पर एक दूसरे की ख्वाहिश पूरी करने लगे। 14 साल की उम्र में ही मैं अपना सब कुछ गवाकर फरहान की हो चुकी थी और फरहान ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे लिए दुनिया से लड़ जाएगा, लेकिन कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। उसकी मोहब्बत का हाथ थामकर मैं 3 सालों तक सफर करती रही और स्कूल से कॉलेज तक पहुंच गई। चोरी छुपे मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। कभी किसी होटल में तो कभी किसी पार्क में हम एक दूसरे से मिलते रहे। मैं 17 साल के करीब पहुंची तो मेरे रिश्ते आने शुरू हो गए। मेरे बाबूजी ने फैसला किया कि वो मेरी शादी अपनी बहन के बेटे से करेंगे। यह खबर मेरे लिए किसी कयामत की तरह थी, क्योंकि मेरी जिंदगी में फरहान के अलावा और किसी मर्द की गुंजाइश नहीं थी। मैंने अगले ही दिन फरहान को कॉलेज के बाहर बुलाया और उसके साथ एक होटल में चली गई। हमेशा की तरह फरहान ने कमरा बुक करवा रखा था। उसके पास भी पैसे की कोई कमी नहीं थी। वह भी एक अमीर बाप का बेटा था। मैंने उसे बताया कि मेरे बाबूजी मेरी शादी सुरेश से करना चाहते हैं और अब वक्त आ गया है कि वह हमारी मोहब्बत के लिए कोई कदम उठाए और अपने घर वालों को मेरे घर वाले के यहाँ भेज दे। हमेशा की तरह फरहान ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए अपनी प्यास बुझाने लगा। फरहान के इस रवैये ने मुझे हैरान कर दिया। मैं सुरेश के रिश्ते को लेकर परेशान थी और इस बात से फरहान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मैंने गुस्से में फरहान को खुद से दूर किया और उसे कहा कि वह मेरे घर रिश्ता भेजे। कब तक ऐसे चुपके हम होटल में मिलते रहेंगे। फरहान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई और वो कहने लगा कि शादी की क्या जरूरत है, हम दोनों इतने साल से एक साथ हैं और शादी कहाँ से बीच में आ गई। फरहान की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसकी नजर में तो हमारा रिश्ता सिर्फ होटल के कमरे तक ही था और उसे शादी की कोई जरूरत ही नहीं थी। वह बड़े आराम से कह रहा था कि तुम अपनी शादी के बाद भी इसी तरह मुझसे मिलने आती रहना, हम ऐसे ही अपनी मोहब्बत को एंजॉय करते रहेंगे। मैंने एक जोरदार थप्पड़ फरहान के मुंह पे मारा था। मुझे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने उस पर अपना सब कुछ इसलिए लुटाया क्योंकि मुझे उससे शादी की उम्मीद थी, लेकिन वह तो बहुत ही घटिया इंसान निकला था। जैसे ही मैंने उसे थप्पड़ मारा तो वह तड़प उठा और मुझे दोनों हाथों से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहने लगा कि उसके पास मेरी बहुत सारी वीडियो मौजूद है और अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो मेरा जीना हराम करके रख देगा। उसने अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला और मुझे बहुत सारी वीडियो दिखाने लगा। मैं अपनी मर्जी से उसके हाथों का खिलौना बनी हुई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हर मुलाकात में उसने मेरी ऐसी बहुत सी वीडियो बना रखी है जिसके जरिए वो सारी जिंदगी मुझे यूं ही रंग रलियां मनाता चाहता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं दौड़ती हुई होटल से बाहर निकल आई थी। मैं रोते रोते कैसे भी अपने घर पहुंची। मुझे कुछ होश नहीं था। मेरे घर वाले मेरी हालत देखकर घबरा गए थे, लेकिन मेरे पास तो उन्हें बताने के लिए कुछ नहीं था।
2 दिन तक मैं अपने कमरे में बंद रही, लेकिन उन 2 दिनों में फरहान ने फोन करके मेरा जीना हराम कर दिया था। वह बार बार मुझसे मिलने के लिए कह रहा था। मैं अच्छी तरह जानती थी कि वो मुझे मिलने के लिए क्यों बुला रहा है। अब न उसके लिए सिर्फ एक ऐसी शराब थी जिसके जरिए वह अपनी प्यास बुझाना चाहता था। मैं अपने बाबूजी के कदम में बैठ गई और उनसे कहा कि अब मैं भारत में नहीं रहना चाहती, वह मुझे कहीं और भेज दे। बाबूजी जानते थे कि ऐसा क्या हो गया है कि अचानक से मेरा ऐसा हाल हो गया है, लेकिन मैंने एक भी शब्द न बताया। उनकी बहुत ज्यादा जोर डालने पे मैंने उन्हें एक झूठी कहानी सुना दी कि मैंने रास्ते में किसी का कत्ल होते देखा है और अगर कातिल मुझ तक पहुंच गए तो वो मुझे मार देंगे। ये बात इधर बहुत आम थी, इसलिए मेरे बाबूजी बहुत ज्यादा डर गए कि कहीं वो मुझे नुकसान न पहुंचाए और रातों रात उन्होंने मेरे लिए सऊदी जाने का इंतजाम कर दिया। बाबूजी ने एक दोस्त सऊदी में रहते थे और बाबूजी मुझे उनके पास सऊदी भेजने जा रहे थे और मैं फरहान के चुंगल से हमेशा के लिए निकलना चाहती थी। लेकिन फरहान के दिए हुए घाव आज भी मेरे दिल में वैसे ही थे, क्योंकि मैंने उससे सच्ची मोहब्बत की थी और उसने पूरी तरह मुझे इस्तेमाल किया था। मैंने सऊदी आकर नौकरी की खोज की तो जल्द ही मुझे एक नौकरी मिल गई। मैंने एक रूम किराए पे ले लिया और अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी। लेकिन मेरे दिल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बैठ गई थी। फरहान के रवैये ने मुझे सारी दुनिया से अलग कर दिया था। सऊदी में मेरी नौकरी बहुत ही अच्छी थी और मेरा गुजारा अच्छे से हो रहा था। मेरे पास सऊदी में करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैं हमेशा टैक्सी में बैठकर सऊदी घूमती फिरती रहती थी। एक दिन ऐसे ही मेरी मुलाकात एक टैक्सी ड्राइवर से हुई जो एक मुसलमान लड़का था। मैं जब पहली बार उसकी टैक्सी में बैठी, उसने एक बार भी नजर उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा। मैं बहुत खूबसूरत थी और सऊदी आने के बाद बहुत मॉडर्न भी हो चुकी थी। जिसकी भी मुझ पे नजर पड़ती वह एक बार मुझे पलटकर जरूर देखता था। लेकिन यह टैक्सी ड्राइवर वह पहला शख्स था जिसने पलटकर मेरी तरफ नहीं देखा था, बल्कि अपनी नजरें सड़क पर जमाई रखी थी। वो मेरी हर बात का जवाब बस हाँ हूँ में करता और उसने मुझसे किराया भी बहुत कम लिया था। वह मुझे बहुत नेक लगा, इसलिए मैंने जानबूझकर उसका फोन नंबर मांग लिया था कि कभी भी कहीं जाना हो तो मैं उसे आसानी से बुला सकूं। उसने बिना झिझक मुझे अपना नंबर दे दिया। उस दिन के बाद से मुझे जब भी कहीं जाना होता मैं उसे फोन करती और वो सीधा मेरे रूम पे चला आता था। मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत ही कम बात करता था। उसका नाम सिराज था। वह 4 सालों से सऊदी में टैक्सी ड्राइवर की नौकरी कर रहा था। वह भी मेरी तरह यहाँ अकेला रहता था। उसके सारे घर वाले भारत में थे। उसका मुझसे नजरें चुराना और इस तरह खामोश रहना मेरे लिए हैरान कर देने वाली बात थी, लेकिन मुझे यकीन हो गया था कि वह एक नेक इंसान है। इसलिए जब मैं बारिश के वक्त ऑफिस के बाहर फंसी थी तो मैंने बिना झिझक उसे ही फोन किया। मुझे खुद भी मालूम नहीं था कि उससे आगे क्या होने वाला है। बारिश की वजह से मैंने अपने रूम में ले आई थी और जब मैं बारिश में भीगा हुआ कपड़ा बदलने के लिए जाने का सोच रही थी तभी मेरी नजर उस टैक्सी ड्राइवर पर पड़ी तो वह पूरी तरह अपनी सोच में डूबा हुआ था। उसे देखते हुए अचानक मेरे दिमाग में फरहान का अस्तित्व चला आया था। उसकी बेवफाई और मेरे साथ की गई गलत हरकतें मेरे दिमाग में घूमने लगी। फरहान ने मेरे दिल में मुसलमानों के लिए नफरत का जो बीज बोया था वह आज एक मजबूत पेड़ बन चुका था। मैंने सोच लिया था कि मैं फरहान का बदला इस मुस्लिम लड़के से लूंगी। मैं खुद भी नहीं जानती थी कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मुझे बस अपने अंदर की नफरत की आग को बुझाना था। सिराज वैसे भी एक खूबसूरत लड़का था। उसे देखकर किसी भी लड़की का दिल बेईमान हो सकता था, लेकिन मैं एक मुस्लिम लड़के से दोबारा धोखा नहीं खाना चाहती थी। इसलिए मैंने उसे ही अपना निशाना बनाने का सोच लिया। मैंने अपने कपड़े को खुद ही अपने बदन से अलग कर दिया और सिराज को अपनी तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश की। मैं चाहती थी कि एक बार इसका ध्यान मेरी तरफ हो जाए तो मैं शोर मचाकर अगल बगल के लोगों को जमा कर लूंगी। वो बेकसूर था। सिराज की नजर मुझे ही पड़ी तो उसके होश उड़ गए। सिराज ने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा होकर खुद को उसके आगे कर दूंगी। वह घबराकर नजर झुका लिया और गुस्से में कहने लगा, मैडम ये गलत है और आप ऐसी कोई हरकत ना करें जिसकी वजह से मेरा ईमान खतरे में पड़ जाए। अच्छा यही है कि आप मुझे यहाँ से जाने दें। सिराज की बातों ने मेरा होश उड़ा दिया। कैसा इंसान था जिसके आगे खूबसूरत और जवान लड़की पूरी तरह ऐसे खड़ी थी और वह अपने ईमान की बात कर रहा था। मैंने सिराज को कहा कि एक बार वो मेरी तरफ नजर उठाकर तो देखे। मुझे यकीन था कि वह पलक झपकाना भूल जाएगा। वो कहने लगा कि इस तरह किसी गैर औरत को ऐसे देखना उसकी आंखें में गुनाह है
और वह किसी भी हाल में इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकता। मैं मोहब्बत का झांसा देने लगी, क्योंकि फरहान ने भी तो मुझे इसी झांसे में फंसाया था। मैं भी तो सब कुछ भूलकर मोहब्बत के नाम पर अपने बदन का सौदा कर बैठी थी। अब मैं सिराज के साथ भी यही खेल खेलना चाह रही थी, लेकिन उस वक्त मेरे होश उड़ गए जब सिराज ने कहा अगर मैं उसका साथ चाहती हूँ तो वह मुझसे शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन बिना शादी के वो मेरे साथ किसी तरह का गुनाह नहीं कर सकता। सिराज के मुंह से शादी का लफ्ज सुनकर मैं चौंक गई थी। मैं उससे बिना किसी रिश्ते के अपना सब कुछ सौंपने के लिए उसके सामने खड़ी थी और वह मुझे अपनाने की बात कर रहा था, जबकि फरहान ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो तो शादी के नाम पर बड़ी आसानी से मुझे बेवकूफ बनाकर निकल गया था। मेरी आंखों से खुद ही आंसू गिरने लगे थे। सिराज कह रहा था कि वह 4 सालों से यहाँ टैक्सी चलाता है और उसकी कमाई भी बहुत अच्छी है। अगर मैं उससे शादी करना चाहती हूँ तो बस मुझे अपना मजहब बदलना पड़ेगा और फिर वह मुझे बहुत खुशी खुशी अपने घर की इज्जत बना लेगा। सिराज की नजरें अभी भी झुकी हुई थी और उसने एक बार भी मुझे नहीं देखा था और इसी बात ने मेरा दिल चीर के रख दिया। मैं अपनी जगह पत्थर बन खड़ी थी। तभी सिराज अपनी जगह से उठा और मेरे ऊपर चादर डालते हुए रूम से बाहर निकल गया। मैं जिसे दुनिया वालों के सामने बदनाम करना चाहती थी वह मुझे ही इज्जत की चादर उड़ाकर चला गया। मैं वैसे ही बिस्तर पर गिर पड़ी। उसकी झुकी हुई नजरें, शांत सा स्वभाव और मुझे अपने घर की इज्जत बनाने वाली बात ने मेरे दिल में उसके लिए एक ऐसा मकाम पैदा कर दिया कि मैं अपनी ही नजरों में गिर गई। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती और इस बात का समझ आज मुझे अच्छी तरह आ गया था। हर मुसलमान एक जैसा नहीं होता और हर इंसान बुरा नहीं होता। अगर फरहान जैसे घटिया लोग दुनिया में मौजूद हैं तो सिराज जैसे अच्छे लोग भी हैं, इस दुनिया का हिस्सा हैं। सुबह की किरणें के साथ मैंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की और कपड़े बदलकर मैंने जैसे ही रूम की खिड़की खोली तो बाहर देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि इतनी तेज बरसती बारिश में सिराज की गाड़ी बाहर ही खड़ी थी और इसका मतलब यह था कि वह सारी रात अपनी गाड़ी के अंदर ही रहा था। मैं तुरंत दौड़ती हुई सिराज की गाड़ी के पास भागी। वो अपनी गाड़ी में आंखें बंद करके बैठा था। मैं शीशे के पास गई तो उसने फौरन ही गाड़ी का पिछला दरवाजा खोल दिया और हमेशा की तरह नजर झुकाए पूछने लगा कि मैडम जी आपको कहाँ जाना है। आज मैं भी उसे नजर मिलाने के काबिल नहीं रही थी, इसलिए मैंने भी नजरें झुकाते हुए जवाब दिया, मुझे किसी भी ऐसे मस्जिद ले चलो जहाँ पर मैं कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर सकूं। मेरी बात सुनकर सिराज के चेहरे के रंग बदल गए थे। शायद उसे मेरी बात पर यकीन नहीं आया था। मैंने उसे कहा कि मैं उस दिन को जानना और समझना चाहती हूँ जिसने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि तुम इतनी खूबसूरत लड़की को ऐसे देखकर भी सीधे रास्ते से नहीं भटके और कोई गलत कदम नहीं उठाया। मैं जान गई हूँ जो लोग दिन के रास्ते पर चलते हैं वो कभी गुनाह के रास्ते पर नहीं चलते और जो मुसलमान गुनाह के रास्ते पर चलते हैं यकीनन उनका ईमान कमजोर होता है। सिराज के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। बारिश खत्म हो चुकी थी। थोड़ी सी कोशिश के बाद सिराज की गाड़ी स्टार्ट हो गई थी और उसने अपनी गाड़ी मस्जिद की तरफ मोड़ दी थी। मैं दिन इस्लाम को अच्छी तरह जानकर भी कलमा पढ़ना चाहती थी और सिराज जैसे अच्छे इंसान को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले मुझे सिराज को अपने गुजरे हुए वक्त के बारे में एक एक बात बतानी थी, क्योंकि अब झूठ और फरेब की कोई गुंजाइश नहीं थी। कभी कभी हम एक ही तराजू में सब लोगों को तोल देते हैं और लोगों की सही परख नहीं कर पाते। हर इंसान के किरदार का मयार अलग होता है और हमें उसी मयार में उसे देखना चाहिए। मैंने सिराज को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था और सिराज को कोई एतराज नहीं था, क्योंकि उसकी नजर मैंने कलमा पढ़ने के बाद नया जन्म लिया था। सिराज और मैं शादी करके पाक बंधन में बंध चुके थे और हम दोनों ने एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत कर दी थी। फरहान की बेवफाई से शुरू होने वाला यह सफर सिराज के ईमान पे खत्म हो गया था। धन्यवाद दोस्तों।